झकास। बस तो ऐसे ही रहना है। आज अपन बात करेंगे इससे पहले अपन लेटर मुगल पढ़े थे। लेटर मुगल में एंड में जो बहादुर शाह जफर थे जिनको रंगून भेज दिया था और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। उनको वो भी छोटा सा कमरा दिया था बस रहने के लिए, एक नौकर, एक उनका बेटा था और वो थे। वहाँ पर उनकी डेथ हुई तो घर के बाहर ही जो गार्डन था वहाँ पर उनको दफनाया गया और उनके बेटे से कहते भाई तू बाहर निकलेगा तो तेरे को हम मार देंगे अगर तूने बताया कि भाई मुगल बादशाह का बेटा है। आज अपन बात करेंगे बंगाल की, जिसमें अपन ने शाह आलम में पढ़ा था कि भाई शाह आलम इलाहाबाद चले गए थे। तो आज का पूरा हिस्ट्री अपन बंगाल का आज कवर करेंगे। बंगाल का जो फाउंडर है उनका नाम है मुर्शिद कुली खान। बंगाल के फाउंडर का क्या नाम था? मुर्शिद कुली खान। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से पहले इनकी एक कैपिटल और हुआ करती थी जिसका नाम था ढाका। मुर्शिद कुली खान राजा बने। मुर्शिद कुली के टाइम पे ही राजा बने सरफराज खान। सरफराज खान के टाइम पे युद्ध, गिरिया का युद्ध। इस गिरिया की युद्ध में सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच में युद्ध होता है। अली वर्दी खान इस युद्ध में जीत जाता है और मुगल बादशाह बन जाता है। मुगल बादशाह जब बना अली वर्दी खान, तो अली वर्दी खान का क्या, ये ज्यादातर किसके साथ में रहता था? यूरोपियंस के साथ में रहता था। यूरोपियंस के साथ में इसकी अच्छी साथ गांठ थी। अब ये उनसे ज्यादातर बातचीत उनसे ही करता था और रहता भी उनके साथ में ही था। तो ये कंपेयर करता है यूरोपियंस को हनी बीस की तरह। हनी बीस से कंपेयर क्यों करता है? कहीं पे गया वहां पे इससे पूछी यार तुम मुगल बादशाह होके और है ना नवाब होके, बंगाल के नवाब होके तुम यूरोपियंस का साथ दे रहे हो और उनके साथ में रह रहे हो। तो वो उससे एक बात बोलता है कि ये यूरोपियन जो है ये मधुमक्खी की तरह है। जब तक शहद दे रहे हैं ना तब तक आपके लिए फायदा है। अगर ये काटने पे उतरा है तो आपको मौत की घाट उतार देंगे। हनी बीस का यही है मधुमक्खियों का, वो शहद दे रही जब तक अच्छी है, अगर वो काटने पे उतर गई तो आपको मौत के घाट उतार देगी। तो यही इसी चीज को कंपेयर करा है इसने, अली वर्दी खान ने करा है, यूरोपियंस को हनी बीस से कंपेयर करा है। अली वर्दी खान की जब डेथ होती है इसके बाद में इसकी इसकी अली वर्दी खान की दो बेटियां थी, जिसमें छोटी बेटी का जो बेटा था उसका नाम था सिराजुद्दौला। इसकी एक बड़ी बेटी और थी, जिसमें वो क्या थोड़ी सी मतलब क्रूर और ऐसी थी, गुस्सा टाइप थी। उसका नाम भी था घसीटी बेगम। अब जब सिराजुद्दौला अली वर्दी के साथ में सिराजुद्दौला की ज्यादा बनती थी, तो अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को राजा बना दिया, मुगल वो नवाब बना दिया बंगाल का। अब जब इसको सिराजुद्दौला क्या, एक तो गरम दिमाग का और था, इसको जब बादशाह बनाया सिराजुद्दौला को, तो इसके कई सारे अपोनेंट खड़े हो गए कि यार इसको राजा क्यों बना दिया, हम तो नहीं चाहते थे सिराजुद्दौला छोटी बेटी का बेटा राजा बने, बड़ी बेटी है जिंदा, अभी बड़ी बेटी का राजा ही राजा बनना चाहिए। तो इसके खिलाफ कौन कौन हो गए थे? एक तो इसकी खुद की आंटी घसीटी बेगम, इसी का ही कमांडर इन चीफ मीर जाफर इसके खिलाफ हो गया था। ऐसे कई सारे जन इसके खिलाफ हो गए। इसी बीच में सिराजुद्दौला एक दिन घूमता घूमता चला गया अपने कलकत्ता साइड पे। कलकत्ता साइड पे जब ये गया, इसने वहां पे जाके देखा घूमता घूमता, अब नवाब कहाँ का है? बंगाल का। चला कहाँ गया? कलकत्ता। कलकत्ता में जब ये पहुंचा तो इसने पहुंच के देखा कि यार यहाँ तो दस्तक का भी मिसयूज हो रहा है और इन्होंने मेरे जो दुश्मन है उनको भी शरण दे रखी। और ये फोर्ट विलियम जो इन्होंने बनाया, भाई ठीक है, फोर्ट विलियम जो चार्नोक जो बुक में फोर्ट विलियम बनाया था, अपन ने पढ़ा था इंग्लिश में, जो फोर्ट विलियम के फाउंडर का नाम जो चार्नोक था, उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया। फोर्ट विलियम बनाया तो इसके आसपास दीवारें और खड़ी कर रहे हैं। तो किससे पूछ के खड़ी कर रहे हैं? बंगाल के नवाब से नहीं पूछी, वहां के कोई भी राजा वाजा था उससे भी नहीं पूछी, किससे पूछी खड़ी कर रहे हैं? तो ऐसे ये सब चीजें देख के हाँ चल ठीक है ये सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब वहां पे मेन जो बाजार हुआ करता था कैलकाटा में, उसका नाम था कासिम बाजार।
कासिम बाजार में सिराजुद्दौला घूमते घूमते चले जाते हैं, भाई बाजार तो देख आते हैं यहाँ का कैसा है। तो कासिम बाजार के गेट पे ही दो अंग्रेज खड़े हुए थे पहरा देने के लिए। उनने कहा भाई किधर? सिराज से बोली किधर? सिराज ने कहा नवाब हूँ बंगाल का, अंदर जा रहा हूँ देखने क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हो तुम। कि किससे परमिशन लाया भाई? अंदर तो जा रहा है, परमिशन किससे लाया? परमिशन क्या की है जरूरत? सिराजुद्दौला ने परमिशन की मेरे को, मैं नवाब, मेरे को किसी की परमिशन की जरूरत? लोग मेरे से परमिशन लेने आते हैं, मेरे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। कि नहीं साहब ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको अंदर जाना है कासिम बाजार में तो आपको ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लानी पड़ेगी, ब्रिटिशर से, या फिर कोई भी गवर्नर जनरल हो यहाँ पे उससे परमिशन लेके आओ कि आपको अंदर जाना है, तभी हम जाने देंगे, अदरवाइज हम नहीं जाने देंगे। तो ये सब चीज को देख के गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, सिराजुद्दौला को अंदर जाने नहीं दिया। सिराजुद्दौला ऐसी गर्म दिमाग का तो था ही, उसका दिमाग सरका बहुत बुरी तरह कि आज तो इनको नहीं छोड़ूंगा। सिराजुद्दौला फोन करता है बंगाल में, लेके आओ रे लेके आओ, तोपची वोपची सभी लेके आओ, अपने घुड़सवार सब लेके आओ, हथियार हथियार के साथ लेस आना पूरे हथियार से, आज इनकी फील्डिंग सेट करेंगे। वहां पे बोलता है कि भाई हाँ ठीक है साहब आ रहे हैं। वहां पे आती है इसकी आर्मी पहुंचते ही कासिम बाजार और ये सब पे कब्जा कर लेती है, कैलकटा पे कब्जा कर लेती है। कैलकटा पे कब्जा कर लेती है तो इनने कहा आज से कोई का नाम नहीं कैलकटा, कैलकटा कुछ भी नहीं, कैलकटा आज से यहाँ का नाम है अलीनगर। तो कैलकटा का नाम चेंज करके सिराजुद्दौला कर देता अलीनगर। अलीनगर जब इसने नाम चेंज कर दिया, कई सारे ब्रिटिशर्स थे, कईयों को इसने मार दिया, कईयों को कैद कर लिया, जिसमें से 146 जो थे ब्रिटिशर्स उनको इसने बंद कर दिया काल कोठरी में। ये बंद करो सालों को, बहुत टाइम हो गया इनको अपनी मनमानी चला रहे हैं, अब नहीं चलेगी इनकी कोई मनमानी, इनको बंद करो, सबको काल कोठरी में डालो। काल कोठरी में बंद करा। अब काल कोठरी है कितनी सी? 18/14 की एक जरा सी थी काल कोठरी, जिसमें 143 जने 143 ब्रिटिशर्स को ठूस ठूस के भर दिया अंदर और लगा दिया बाहर से ताला। जब सुबह नवाब के जो सैनिक थे वो देखने गए, 143 में 123 मर चुके थे। 123 मर गए, इसमें से एक जिंदा था, 123 तो मर गए, बाकी के जो बचे उसमें भी कई सारे घायल हो गए, कई सारे जिंदा थे, जिसमें से एक था उसको उठाया, हाँ भैया भाई ठीक 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 है नहीं है कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। तो उठा, हाँ हाँ ठीक हूँ, उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे कि भाई ठीक है ना, आराम से हो गया ना तेरे को, यहाँ पे दिक्कत नहीं है तेरे को, कितने सारे जनों में तुम मरमुरा तो नहीं गया जैसे 123 जने मरे? नहीं नहीं साहब मैं तो ठीक हूँ तो ठीक हूँ। तो उसको खड़ा करा, उसको कुछ खिलाया पिलाया, उसको बाहर लेके गए। उसके बाद ये बात पता लगती है अंग्रेज को, और ये जो इंसिडेंट है 143 जनों को अंदर ठूस ठूस के भर दिया था, इसी को ही बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि हुई थी 20 जून 1756 में, भरी गर्मी का टाइम, जिसमें काल कोठरी में ना तो रोशनदान ना 1% हवा आने की जरूरत। ऐसी भरी गर्मी में 143 जनों को ठूस ठूस के अंदर भरा, उसकी हालत जानो आप क्या हो सकती है। वो ब्रिटिशर्स गोरे से काले हो गए हैं, बड़े गोरे गोरे छोड़े थे अंदर चिकने चिकने, लेकिन बाहर निकाल सब काले पील हो गए बाहर आए। इसी गर्मी में हालत खराब होगी सब उनकी। हालत खराब हुई तो भाई 123 तो उस हालत से जूझ नहीं पाए और मर गए, लेकिन जो जूझ पाए वो बच भी गए, कुछ बच भी गए, जिसमें से एक था हॉलवेल। हॉलवेल जब बाहर आया और ये बात पता पड़ी रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव निकलता है मद्रास से साथ में एडमिरल वॉटसन को लेके कि भाई चल वहाँ ऐसी ऐसी बात हो कि अपने 143 जनों को कालकोठरी में बंद कर दे, इसमें 123 मर भी गए। कि सही पता ऐसा हुआ क्या? कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ है, कि चल तू जल्दी चल। उसको लेके आता है यहाँ पे, और उस बीच में ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ तो इस बीच में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो बंगाल वापस चला जाता है और कैलकटा सौंप जाता है माणिक चंद को। माणिक चंद इसका विश्वास पात्र आदमी था और सही आदमी था कि भाई तुम माणिक चंद, अब माणिक तुम यहाँ के वो हो, राजा हो, तुम कैलकटा को तुम संभालो, अलीनगर को तुम संभालो।
ठीक है, उसको चाबी दे के अलीनगर की, फोर्ट विलियम की चाबी दे के चल जाता है वापस। ये बात पता लगती रॉबर्ट क्लाइव एडमिरल वाटसन मद्रास से निकलते हैं। मानिकचंद को पहले ही खबर पड़ जाती है कि मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव निकल चुके हैं। मानिकचंद की फटती है बहुत बुरी तरह। मानिकचंद कहता है कि नहीं साहब, अपन तो लड़ नहीं पाएंगे इनसे। तो मानिकचंद वैसे ही फोर्ट विलियम का ताला लगाता है, चाबी लेके पोर्ट पर खड़ा रहता है कि भाई उनकी शिप आने वाली है, स्वागत है, माला वाला लेके खड़ा रहता है। मानिकचंद आता है, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को माला पहनाता है और साथ में सौंप देता है फोर्ट विलियम की चाबियां। लो साहब, आपके स्वागत में मेरी तरफ से ये आपका तोहफा, और आप इसको कबूल करो। मानिकचंद चाबियां देता है, चाबियां देके वहां से चला जाता है। इस बदले में थोड़े बहुत पैसे क्लाइव उसको दे देता है कि हाँ भाई ये पैसे तू रख। क्लाइव पैसे देता है थोड़े से और वो वहां से चला जाता है। अब फोर्ट विलियम का वापस से कब्जा किसके अंडर में आ गया? अपने ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव ने वापस से कब्जा कर लिया उस पर। इस पूरे इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। मानिकचंद जो था उसने चाबियां दे दी। अब अंग्रेजों को लगा कि यार दौला तो वापस तो आएगा लड़ाई करने के लिए, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो क्लाइव ने कहा कि अभी अपन नए हैं यहाँ पे, अभी अपन को यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, क्या चलता है यहाँ पे, कैसा राज चलता है, उस सब के बारे में अपन को पता नहीं है। इसलिए अभी तो अपन संधि कर लेते हैं, अपन जब अपन को पता लग जाएगा तो अपन युद्ध करेंगे। इन्हें चलो ठीक है, संधि कर लेते हैं। वो वाटसन मान जाता है। तो अलीनगर की संधि होती है इनके बीच में 9 फरवरी 1757 सॉरी 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। इस अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला जो है इनको सारे ट्रेड रिबेट्स वापस दे देता है। ट्रेड रिबेट्स वापस दिए। अब क्लाइव ने बोला कि यार तुमने हमारे 143 जने ठूसे थे अंदर, 123 जिसमें मर भी गए। सिराज कहता है कि इसने काम नहीं, तुम्हें ठूसे? क्या क्यों झूठ बोल रहे हो यार, सबने देखा है कि तुमने ठूसे अंदर। कि नहीं, हमने नहीं ठूसे इनको भाई, हमने तो बंद करा था बस, ऐसा थोड़ी ना बोला था एक ही जेल में डाल दो। और ठूसा वो तो कोई होगा संतरी मंत्री जो वहां पे जो काम करता है जेल का, सैनिक वैनिक होगा वो, क्या उनसे बुखार खाए बैठा होगा, उसने बंद कर दिया सबको, एक जगह ताला लगा दिया कि इस बारे में मेरे को नहीं पता कि, लेकिन है तो तुम्हारा ही। इतने में होलवेल आता है कि नहीं साहब, बरान बंद करा है, आपने ही बोला था बंद करो सबको। कि भाई तू कौन? कि मैं वही जो अंदर था, बड़ी मुश्किल से बचा हूं, ऐसी भरी गर्मी में पसीने की बदबू आसपास से हो रहा है, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूं वहां से और बेहोशी की हालत में, और फिर जैसे तैसे करके वो संभाला है मैंने। ये बात ऑलवेल बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है ब्लैक होल ट्रेजेडी की पूरी। अब सिराज बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो भूल चूक माफ करो, अब बताओ क्या चाहिए। कि भाई वॉर कंपनसेशन चाहिए, जो आपने लड़ाई लड़ी है और जो हमारे इतने सारे जब बंदे मरे तो उसका हर्जाना तो आपको देना पड़ेगा। सिराज बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें वॉर कंपनसेशन दे दूंगा। तो सिराज इनको क्या क्या देता है? ट्रेड रिबेट्स दे देता है, वॉर कंपनसेशन दे देता है, और अनुमति दे देता है कि आप फोर्ट विलियम के आस पड़ोस जो अपनी दीवार जो खड़ी कर रहे हो वो आप कर सकते हो। तो सिराज ने फोर्टिफिकेशन का वो दे दिया, ट्रेड रिबेट्स दे दिए, और सिराज ने वॉर कंपनसेशन दे दिया। लेकिन इसके बदले सिराज की कुछ मांगे होती है। सिराज बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। क्लाइव बोलता है हाँ साहब बताओ क्या देना होगा। सिराज बोलता है कि तुम जो ये मेरे दुश्मनों को शरण देते हो ना अपने पास में, ये देना यार बंद कर दो, वरना मेरा बहुत खून में क्या थोड़ा गर्म दिमाग का और हूँ, तो मेरा खून खोलता है यार सब चीज देख के। कि ठीक है साहब, हम बंद कर देंगे ये सब करना, आपके अपोनेंट को हम शरण नहीं देंगे, हमें ये सारी चीजें दे दो। तो हिस्ट्री में ये माना जाता है कि भाई ये जो अलीनगर की संधि हुई ना, ये सिर्फ नाम की संधि थी। इन दोनों ने कभी ये सब चीजें जो इसमें लिखी हुई कभी फॉलो नहीं करी। ना तो अंग्रेजों ने इसके अपोनेंट को शरण देना बंद करा, ना ही सिराज ने कभी पूर्ण तरीके से इनको ट्रेड राइट्स दिए, वॉर कंपनसेशन दिया, ना ही इनको फोर्टिफिकेशन करने दिया फोर्ट विलियम का।
6-7 महीने बीतते हैं कि भाई ये सारी चीजें हो रही है, ना तो अंग्रेज मान रहे ना सिराज मान रहा। तो अंग्रेज जब यहाँ पे 6-7 महीने रुके तो क्लाइव ने बोला कि अब अपन पूरा का पूरा यहाँ का हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए सब कुछ समझ गए, अब अपन करेंगे युद्ध। युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में युद्ध होता है प्लासी का। इस युद्ध में बंगाल की तरफ से होते हैं मीर जाफर, सिराजुद्दौला ऊपर बैठे हुए होते हैं किले में। मीर जाफर बोलता है कि साहब आप नीचे मत आना, हम जाएंगे लड़ने के लिए, हम देखेंगे भाई कौन है सामने, कौन है क्लाइव, कौन है वॉटसन, हम देखते हैं इनको। कि नहीं, जब राजा ही साथ में नहीं होगा तो क्या, कि नहीं साहब अगर आप मर गए तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, ऑर्फन हो जाएंगे। कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं यही रहता हूँ, लेकिन तुम मेरे को टाइम टू टाइम खबर देते रहना, मैं ऊपर से देख रहा हूँ तुम्हें सब नीचे क्या चल रहा है। यहाँ ठीक है साहब आप देखते रहना, बाकी हम आपको खबर देते रहेंगे। अंग्रेजों की तरफ से आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सिराजुद्दौला के कई सारे अपोनेंट थे, जिसमें इसका कमांडर इन चीफ मीर जाफर भी था। ये भी नहीं चाहता था कि राजा बने। आज इसको मौका मिल गया मीर जाफर को कि आज मेरे पास मौका है कि आज अगर इस युद्ध में मैंने सिराज को नहीं मारा तो बात नहीं बनेगी। तो मीर जाफर पहले से ही धोखेबाज था और ये मिला होता रॉबर्ट क्लाइव से। ये नीचे जाता है, नीचे जाके रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाता है कि और भाई क्या हाल है, आज अपन फतेह होंगे। उससे हाथ मिलाता, उससे गले मिलता है कि ठीक है आज युद्ध नहीं होगा यार। क्लाइव बोलता है युद्ध तो होगा, बिना युद्ध की इतनी बड़ी सेना लेके जो मैं आया हूँ उसका क्या करूँगा, युद्ध तो होगा। कि नहीं यार, जब मैं खुद ही आ गया यहाँ पे, कमांडर चीफ ही तेरे सामने आके बैठ गया, तेरा दोस्त है, तो युद्ध किससे लड़ेगा, कि देख ले खड़े। इसके साथ में सिराजुद्दौला के कई सारे इसके लॉयल भी थे, जिसमें मीर मदान, मोहनलाल और फ्रेंच, कई सारे फ्रेंच थे जो इसके लॉयल्टी में थे। अब अंग्रेजों ने क्या कि यार ये फ्रेंच क्यों आए यहाँ पे। अंग्रेज और फ्रेंच की दोनों की बनती नहीं थी। अपन ने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दो एक ऐसी पावर थी। वांडी वाश के युद्ध में आयरकूट हरा था लाली भूसी को बहुत बुरी तरह, अपन ने पढ़ा था पहले। अब फ्रेंच अंग्रेज बोलते हैं कि फ्रेंच को तो नहीं छोड़ेंगे, अगर तेरे को समझाना है, अगर तेरे को साइड में करना है तो मदन लाल ये मीर मोहन को इनको समझू कि साइड में कर ले, बाकी इनको तो मारूंगा मैं, फ्रेंचों को तो मारूंगा। क्लाइव बोलता है कि तोप क्यों से, अरे गोले भरो तोप में, लगाओ निशाना इनकी तरफ। छोटी सी टुकड़ी थी, 2-3 बम के गोले फेंके जिसमें सारे फ्रेंच की समाधि बन गई वहीं पर ही। मीर मदन मोहनलाल भी नहीं अड़े अड़े रहे अपनी बात पे कि नहीं हम तो युद्ध करेंगे, हम तो युद्ध करेंगे। अब इनके बोला हम युद्ध करेंगे तो ये भी मारे गए। अब नीचे ही नारे लगते हैं मीर जाफर जिंदाबाद, मीर जाफर जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, नारे लगते हैं। इसकी गूंज सुनाई देती है ऊपर सिराजुद्दौला को, मीर जाफर के नारे लग रहे, मतलब हम जीत गए। सिराजुद्दौला ऊपर बैठा बैठा खुश होता है कि हाँ जीत गए जीत गए जीत, खुश होता है, नाचता है। इस बीच नीचे रॉबर्ट क्लाइव बोलता है यार अपन जीत तो गए, लेकिन ऊपर बैठा है सिराज, उसको क्या करें। कि बस उसकी चिंता आप मत करो, उसको मैं देख लूंगा। मीर जाफर बुलाता है अपने बेटे मीर मीरान को, बोलता है कि जाओ सिराज को बधाई देके आओ। मीर मीरान जाता है किले में कि साहब अपन जीत गए। सिराजुद्दौला खुश होता है। मीर मीरान बोलता है कि साहब खुश मत हो इतना, हम जीते हैं लेकिन आप नहीं जीते, मैं और मेरे पापा जीते हैं मीर जाफर। कि मतलब कहना क्या चाहते हो कि बस आप इतना ही समझ लो कि हम जीते हैं आप नहीं जीते। इतने में वो बोलता है मीर सिराजुद्दौला उसके पास मोड़ के आता है, मीर जाफर अपनी तलवार निकाल के गर्दन काट देता है।
मीर मिरान ने गर्दन काटी, नीचे खबर दिया कि हाँ सिराजुद्दौला मर चुका है। बाद में नवाब बनाया जाता है बंगाल का मीर जाफर को। मीर जाफर वो नवाब है जो कि अंग्रेजों की मदद से नवाब बना है बंगाल का। मीर जाफर को पालतू कुत्ता बोलते हैं किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। कि रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा दिन को रात, तो मीर जाफर बोलेगा रात। ऐसा था मीर जाफर, कठपुतली था रॉबर्ट क्लाइव की। लेकिन कुछ समय बाद ये भी परेशान हो जाता अंग्रेजों से। ये लिखा जाता है मीर जाफर के बारे में, मीर जाफर जब नवाब था और अंग्रेज से मिलने आते थे, पैसा तो लेके ही जाते थे, लेकिन मीर जाफर जिस कप में चाय पिलाता था वो भी बोलते यार कप तो अच्छा लग रहा है, और कप भी उठा ले जाते थे। ये सारी चीज देख के मीर जाफर हो जाता परेशान होता है। तो वो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे वंशी टाट के पास में जाता है कि साहब मेरे को नहीं करनी अब आपकी वो बहुत गुलामी, ना तो पेंशन देते हो टाइम टू टाइम, और आते हो तो ये आपके सैनिक हमारे पास से मेरे कप भी उठा ले जाते हैं, चाय पिलाता हूँ इनको तो इनकी कप भी नहीं छोड़ते, कप भी ले जाते हैं। मेरे को नहीं करनी कोई नवाबी, ऐसी नवाबी मेरे को नहीं चाहिए। वंशी टाट बोलते थे ठीक है तो खुद ही बोल रहा था कोई नहीं छोड़। इसके बाद में राजा बनाते हैं मीर कासिम को नवाब बनाते हैं, जो कि मीर जाफर के बेटी का पति होता है। मीर कासिम को जब राजा बनाया, मीर कासिम के साथ में भी यही चीज, अंग्रेज आ रहे हैं पेंशन दे नहीं रहे, और जब मीर कासिम ने देखा कि यार यहाँ तो दस्तक का मिसयूज हो रहा है। दस्तक चीज वो होती है कि जैसे आज यहाँ से मेरे को कोई सामान लेके जाना है, मतलब ये मान लो बंगाल से कोई सामान जा रहा है ढाका जा रहा है, तो बीच में जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को दस्तक फ्री थी, तो अंग्रेज क्या करते हैं वो जो सामान है उसके सामान भाई 50 किलो चाय लेके जा रहे हैं, 50 किलो चाय के 1 किलो के 1 रुपए के हिसाब से लगा के चले तो 50 किलो के 50 रुपए होते हैं। तो भाई ठीक है, अंग्रेज जो है 50 रुपए अंग्रेजों के लिए फ्री था, तो अंग्रेज एक कार्ड देते थे। जैसे आज कई कोचिंगों में आईडी कार्ड वगैरह ये सब मिलते हैं, ऑफिस में आईडी कार्ड होता है कि आप यहाँ पे ये लगा दो और आप अंदर चले जाओ। तो ऐसा कार्ड मिलता था, वो आप कार्ड और कहीं पर भी जा रहे हो तो वहां पे आप दिखाओगे तो आपका दस्तक फ्री हो जाएगा, मतलब आपको वहां पे पैसा देना नहीं पड़ेगा। अंग्रेज इसका मिसयूज करने लग गए थे। अंग्रेज क्या करते थे, 50 किलो तो चाय लेके गए, और जो वो शिप में जो आदमी है वो 25 किलो अपनी लेके जा रहा है अलग से। 50 और 25 इन दोनों 50 और 25 का जो है वो कार्ड ले रहा है किससे? अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को 25 किलो में 25 रुपए बनते हैं, जिसमें से 15 रुपए वो दे देता है अंग्रेजों को कि साहब ये आप लो, 10-12 रुपए जो है ये आप ले लो, और आप मेरे को इसका भी वो दे दो, दस्तक जो कार्ड दे दो वो दे दो, ताकि ये भी मेरी फ्री हो जाएगी। तो ऐसे अंग्रेज पैसे लेने लग गए, पैसे लेके दस्तक फ्री कर देते थे दूसरों का भी। ये सब देख के मीर कासिम को दिमाग खराब होता है कि यार ये क्या काम चल रहा है, दस्तक फ्री इनके लिए कर रहा है लेकिन इन्होंने तो ये बिजनेस ही बना लिया। मीर कासिम को ये चीज देख के बुरा लगता है, मीर कासिम वो दस्तक ही हटा देता है। जो दस्तक से ही कमा रहे थे वो दस्तक फ्री कर देता है, ड्यूटी फ्री कर देता है हर जगह, कि आज से कोई भी शिप बंगाल से निकलेगा तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री लगेगा, यहाँ पे कोई दस्तक नहीं ली जाएगी। अंग्रेज बुलाते हैं इसको कि क्या कर दिया मीर कासिम, क्या कर रहे हो तुम, दस्तक क्यों हटाई? कि साहब इससे आपको कोई तो दिक्कत थी नहीं, आपके तो आराम से चल ही रहा है क्योंकि आपके तो दस्तक फ्री है, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए इससे। कि हाँ मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें आपका नुकसान हो नहीं रहा, कासिम ने बोली। अंग्रेज मनी मन सोचते हैं सारे नुकसान तो हमारा ही है, और किसका नुकसान है? हम आधा पैसा वहां से कमा रहे थे, तुमने तो आधा पैसा ही रोक दिया। अब अंग्रेज बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि गलती हमारी है। अंग्रेजों ने कुछ बोला नहीं, इसने ड्यूटी फ्री कर दी, दस्तक फ्री कर दी। अब मीर कासिम को ये लग गया कि अंग्रेज कभी ना कभी तो मेरे को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि मैंने दस्तक ड्यूटी फ्री कर दी हर जगह। तो मीर कासिम अपनी जो राजधानी है, कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद जो होती थी, उसको वहां से शिफ्ट कर देता है, ले जाता है मुंगेर, और मुंगेर में ही मॉडर्न आर्टिलरी से अपनी सेना को तैयार करता है।
मॉडर्न आर्टिलरी से अपनी सेना को तैयार करता है। इस बीच में अंग्रेज जो है इसकी ये सब चीजें देख के, इसकी चाल करतव्य देख देख के अंग्रेज परेशान हो गए। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं यार, इसको राजा को या नवाब के पद से हटाना पड़ेगा, वरना ये तो अपनी हालत खराब कर देगा। अंग्रेज जाते हैं वापस मीर जाफर के पास में। मीर जाफर के पास में अंग्रेज गए कि जाफर यार नवाब बन जा वापस। कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा। जाफर वैसे ही उसका दिमाग खराब हो रहा था कि यार आते हैं और सारी चीजें रहते हैं कि भाई अब आएंगे तेरे पास तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, मैं बोल दूंगा मेरे सैनिकों से, तेरे पास आएंगे, तेरे को पेंशन भी टाइम टू टाइम मिलेगी, लेकिन तू नवाब बन जा। मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया जाता है। ये बात देख के कासिम का दिमाग गर्म होता है कि यार मैं नवाब, मेरे से बिना पूछे किसी और को नवाब कैसे बना सकता है। खून खोलता है उसका बहुत बुरी तरह। तो ये अप्रोच करता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम को साथ में लेके आता है और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम, दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिशर्स जिसमें कमांडर होता है हेक्टर मुनरो। लड़ाई चलती है। लड़ाई के बीच में ही शाह आलम को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भाई मैं तो शाह आलम को जानते हो आप, बड़े ही बद किस्म का फट्टू इंसान था, बहुत बुरी तरह डरता। शाह आलम ने कहा यार ये तो जीत नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं अपन पार्टी चेंज कर लेते हैं। शाह आलम वहां से निकलता है, निकल के अंग्रेजों के खेमे में आ जाता है कि भाई मैं तो आपके साथ में हूँ, मेरे को तो आपके पास ही रहो, मेरे को तो नहीं जाना कहीं पर। कुछ समय बाद मीर कासिम को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मीर कासिम भग जाता है वहां से कि अपन भी नहीं जीत पाएंगे, अपन भी चलो। शुजा-उद-दौला अकेला रह जाता, पीछे घूम के देखता है भाई कहाँ गए, मैं ही कहाँ रह गया। शुजा-उद-दौला भी भग के जाता अंग्रेजों के पास में कि साहब मैं भी आ गया, मेरे को भी नहीं करनी लड़ाई। अंग्रेज पूछते हैं कि भाई आप कौन? कि भाई मैं अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। शाह आलम से पूछते हैं भाई आप? मैं दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम हूं। अंग्रेजों को समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। अंग्रेज फोन लगाते हैं इंग्लैंड फोन लगाते हैं तो इंग्लैंड गवर्नमेंट फोन उठाती है कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन बन चुका है, दिल्ली के नवाब हमारे साथ में आ गए, अवध के नवाब भी हमारे पास में आ गए और कह रहे हैं कि हमें आपके साथ में संधि करनी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। वहाँ की गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया। इनने कहा रॉबर्ट क्लाइव को बुलाओ। रॉबर्ट क्लाइव को जब वहाँ की गवर्नमेंट बताती है कि भाई ऐसा ऐसा है, दिल्ली का नवाब संधि करने के लिए तैयार है, अवध का नवाब संधि करने के लिए तैयार है, बताओ क्या करना है। रॉबर्ट क्लाइव तब बोलता है कि अपन ने सिर्फ दिल्ली और अवध नहीं जीता, अपन ने आधा हिंदुस्तान जीत लिया है। अपने अंदर में आधा हिंदुस्तान आ गया, क्योंकि दो बड़ी रियासतें अपने साथ में हैं, अवध और दिल्ली। आज के टाइम का यूपी अवध, दोनों की दोनों साथ में आ जाती है। अब बोलते हैं कि भाई संधि करने जाना पड़ेगा। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से वापस इंडिया भेजा जाता है संधि करने के लिए। इस बीच में टाइम कितना है, 64 से 6 साल तक लगे रॉबर्ट क्लाइव को आने में, जब तक शुजा-उद-दौला और सिराज ये शाह आलम इन्हीं के साथ में। अंग्रेजों ने हाउस अरेस्ट कर रखा था इनको। शाह आलम समझ गया कि भाई हमें तो बना लिया बंदी इनने। रॉबर्ट क्लाइव जब आता है कि हाँ साहब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कि दिक्कत क्या, आपने तो बंदी बना के रख रखा है। कि नहीं साहब ऐसा नहीं, हमने आपको बंदी नहीं बना रखा। कि हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है, बंदी बनाना होता है, इतना तो हम भी जानते हैं। कि नहीं साहब ऐसा नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, हमने आपको कोई कमी नहीं आने दी है। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपके बारे में पूछता था कि भाई साहब ठीक है नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव संधि करता है इनसे, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है क्लाइव एंड शुजा-उद-दौला के बीच में। 12 अगस्त 1765 में संधि होती है।
64 में बक्सर का युद्ध होता है। 12 अगस्त को पहली संधि होती है जिसमें दीवानी राइट जो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ये ले लिए जाते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा। शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और कड़ा इलाहाबाद जो कड़ा है वो शाह आलम को दे दिया जाता है। 26 लाख रुपए दिए जाते हैं एज अ पेंशन। दूसरी संधि होती है वो भी 1765 में होती है। 1765 में होती है 16 अगस्त को जो दूसरी संधि होती है। इस संधि में इलाहाबाद और कड़ा जो है वो शुजा-उद-दौला से लेके किसको दे दिया जाता है? शाह आलम को। पहली संधि में तो शाह आलम को दे दिया था, लेकिन किससे लिया था? ये दूसरी संधि में बताया गया है कि ये जो लिया था ये शुजा-उद-दौला से लिया था। इलाहाबाद और कड़ा जो है शुजा-उद-दौला से ले लिया था। ये लेके ब्रिटिशर्स ने इसको वापस दे दिया। ब्रिटिशर्स ने किसको दे दिया? शाह आलम को इस इलाहाबाद और कड़ा दे दिया। ब्रिटिशर्स जो है सिक्योरिटी राइट रख लेते हैं अवध की और अपनी आर्मी अपॉइंट कर देते हैं। कहाँ पे? अवध में। अवध में जब ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी अपॉइंट करी, अब वहां पे पैसे भी देने पड़ेंगे। अवध में दीवानी राइट्स ये ले लिए पहली संधि में। दूसरी संधि में इलाहाबाद और कड़ा शुजा-उद-दौला से ली और अपनी आर्मी कहाँ पे करती? अवध में कैप्चर करती। जाफर के मरने के बाद 2 संधियां हुई। दोनों संधियों के बारे में आपको बताइए, पहली और दूसरी। पहली 12 अगस्त को, दूसरी 16 अगस्त को। ज्यादा कुछ है नहीं। पहली संधि में दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ले लिए। 26 लाख रुपए दिए गए शाह आलम को एज अ पेंशन। एंड इलाहाबाद और कड़ा का जो हिस्सा है वो शाह आलम को दे दिया गया। दूसरी संधि में ये बताया गया कि इलाहाबाद और कड़ा का जो हिस्सा है ये लिया था शुजा-उद-दौला से, जो कि दिया था शाह आलम को। इसके बदले में 50 लाख रुपए इनको दिए गए एज अ वॉर कंपनसेशन। कौन सा? ये शुजा-उद-दौला को वॉर कंपनसेशन दिया गया। शुजा-उद-दौला के ऊपर लगाया गया शुजा-उद-दौला को वॉर कंपनसेशन देना पड़ा क्योंकि अवध का नवाब था, अंग्रेज में मरे थे। तो 50 लाख रुपए वॉर कंपनसेशन लगाया, इलाहाबाद करार का हिस्सा ले लिया और अपनी आर्मी अपॉइंट कर दी। कहाँ पे? अवध में। 2 संधियां हुई, पहली और दूसरी। इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अब जब जाफर की डेथ हुई तो इसके बाद में राजा बनता है इसी का ही बेटा निजामुद्दीन। और लास्ट नवाब जो होता है बंगाल का, ये बात याद रखना, लास्ट नवाब जो होता है बंगाल का उसका नाम है मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला लास्ट नवाब। अब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर क्या बताता है? बैटल ऑफ प्लासी तो बताता है आने वाले टाइम, प्रिडिक्शन कर देता है फ्यूचर का कि फ्यूचर में क्या क्या होगा। बैटल ऑफ प्लासी को फ्यूचर का प्रिडिक्शन क्यों करता है? क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं था, ये विश्वासघात था। एक नवाब के साथ में विश्वासघात था कि मीर जाफर तो पहले से ही रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था। ये युद्ध नहीं, एक विश्वासघात था। बैटल ऑफ बक्सर अपना होता है खत्म। ये बंगाल, यहाँ पे बंगाल का पूरा कच्चा चिट्ठा ये रहा बोर्ड पे। पहली और दूसरी संधि के बारे में आपको बता ही दिया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन बताएंगे बाद में। और बैटल ऑफ प्लासी ने सील लगा दी है किस पे? थप्पा लगा दिया था कि भाई अब यहां से ब्रिटिशर्स राज चालू होता है। बैटल ऑफ प्लासी प्रिडिक्शन करता है फ्यूचर का। बैटल ऑफ बक्सर सील लगाता है कि यहां से ब्रिटिश राज चालू हो जाता है। अब अपन मिलेंगे कल अपन बात करेंगे वही आर्टिकल की जो 21 और 22 रह चुके। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।